गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम जनपद देहरादून पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम बाकी जनपद काफी सारे पढ़ चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियोस में है। और ये क्लास तो समझ में आप ही लोगों को आएगी जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, जिनके पास सिर्फ वीडियो ही नहीं है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है ना? तो डॉक्यूमेंट को भी पढ़िए आप लोग, जितना कुछ उसमें है डिटेल समझिए उसको, और बाकी मैं आपको यहाँ पर just सिर्फ उसको थोड़ा ब्रीफ करने का काम कर रहा हूँ। राइट। तो पहले हम देखते हैं कि जो देहरादून है उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। ये रहा देहरादून। आप देख सकते हैं देहरादून को कि इसके आसपास कौन कौन से शहर है, सॉरी कौन कौन से इसके आसपास अ, जिले हैं या प्रदेश हैं। तो देखिए, देहरादून प्रदेश की दृष्टि से बात करें या अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों के साथ ये अपनी सीमा बनाता है। इसके बाद यहाँ से एक प्रश्न और बनता है इस उत्तराखंड के पूरे मैप को देखिए तो याद रखना है इसको कि उत्तराखंड की सीमा सिर्फ दो ही राज्यों से बनती है, एक है हिमाचल, एक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। और देहरादून के उत्तर में उत्तरकाशी है, देहरादून के पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पूरब में इसके टिहरी है, दक्षिण पूरब में देखें तो पौड़ी पड़ रहा है इसके, आप देखिए पीले रंग से है। और इसके एक्सट्रीम साउथ की बात करें, दक्षिण की बात करें तो हरिद्वार है। तो ये इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति है। अब आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि कैसे इसका नाम देहरादून पड़ा और बाकी क्या ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ हुई हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, नामकरण की अगर बात करते हैं तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, देहरा तथा दून। मैंने आपको बताया था कि दून मतलब क्या होता है, घाटियां होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्राचीन नाम दून है, प्रथमतः इसके नामकरण पर चर्चा करते हुए देखिए आप, लोकमत के अनुसार द्रोणाचार्य ने इस क्षेत्र में स्थित पर्वत पर तप किया था। तो द्रोणाचार्य से संबंधित होने के कारण प्राचीन काल में इसको द्रोण नगर भी कहा गया है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको द्रोणाचार्य के कारण क्या कहा गया है, द्रोण नगर भी इसको कहा गया है। ठीक है, द्रोण नगर लिख लीजिएगा, अभी हाथों हाथ लिखिए, द्रोण नगर। देहरादून हेडिंग डालिएगा आप लोग, लिखिएगा प्राचीन नाम द्रोण नगर। संभव है कि इसी द्रोण का दून नाम से संबोधन किया जाने लगा होगा, कालांतर में यह नाम द्रोण और दून हो गया। देखो, दून तो क्योंकि भौगोलिक अवस्थिति के कारण बोलते हैं इसको, है ना, बताया था आपको मैंने, जो घाटियां होती हैं उनको दून कहा जाता है। और द्रोण कहा जाता है इसको क्योंकि द्रोणाचार्य ने यहाँ पे तपस्या की थी। ठीक, तो इस प्रकार से देहरादून इसका नाम पड़ गया होगा, द्रोण दून या देहरादून। फिर दूसरा कारण इसका है कि दोने की आकृति होने के कारण इसका नाम दून पड़ने का समर्थन किया जाता है, और भौगोलिक रूप से दून का अर्थ होता है घाटी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार दून का अर्थ वैली इन शिवालिक हिल्स दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दून जो मतलब है उसका मतलब ही क्या, आपका घाटी है। ये तो आप लोग जब उत्तराखंड आरंभ में पढ़ रहे थे तो उसी समय आप लोगों ने जो हिमालय के डिवीजन पढ़े थे चार, तो उसमें पढ़ा था आपने शिवालिक में, है ना, ये जिनको दून कहा जाता है। दूसरा शब्द देहरा, इसके नामकरण के संबंध में एकमात्र प्रचलित मत ये है कि 1676 में गुरु रामराय के इस घाटी में आगमन के बाद डेरा डाला गया। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, गुरु राम राय, और गुरु राम राय नाम से बहुत सारे स्कूल कॉलेज वहां पर आपको दिख जाएंगे। गुरु राम राय विश्वविद्यालय भी है अब तो, पहले पथरी बाग में एक कॉलेज हुआ करता था, अब वो विश्वविद्यालय बन चुका है। तो डेरा डाला गया था इनके द्वारा, तो इस वजह से इसको देहरादून और फिर बाद में देहरादून कहा जाने लगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको, आप नोट कर सकते हैं। 1676 में गुरु राम राय यहाँ आए और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर डेरा डाल दिया, तो यही रहने लगे। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? तो प्राचीन नाम देखिए से क्या क्या है, द्रोण है, द्रोण नगरी है, नालागढ़ है, पृथ्वीपुर है और शिवपुरी है। ये नाम जरूर याद कर लेना आप लोग। ठीक है, नालागढ़, पृथ्वीपुर और शिवपुरी। बाकी तो द्रोण नगरी, द्रोण तो आपको पता ही है। मुख्यालय देहरादून में ही है इसका। और पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं देखिए, अभी आपको मैंने मैप के थ्रू बता ही दिया है, तो मुझे लगता नहीं दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी। तो पूर्व में क्या है, टिहरी है, उत्तरकाशी है, पौड़ी है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में उत्तरकाशी है, हिमाचल है, और दक्षिण में हरिद्वार।
क्षेत्रफल इसका 3088 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसकी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल अभी तक जो आपने जिले पढ़े उनमें सबसे अधिक है। इसके बाद तहसीलें देखिए इसमें आप, देहरादून, चकराता, ऋषिकेश, विकासनगर, त्यूनी, कालसी और डोईवाला। देखिए तहसीलें जब आपको बताई जा रही हैं या विकास खंड बताया जा रहा है तो ये आप बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा शहर देहरादून में पड़ता है, कौन सा शहर कहाँ पड़ता है, इस प्रकार से। विकासखंड देखिए, रायवाला, डोईवाला, चकराता, कालसी, सहसपुर और विकासनगर। लिंगानुपात यहाँ पर है 600 मतलब 906। और विधानसभा सीटें देखिए, एसटी, एक एसटी सीट पड़ी थी आपने कहा नानाबत्ता में, उधम सिंह नगर जिला पढ़ते समय, एक आप पढ़ रहे हैं चकराता। ठीक है, तो ज्यादा सीटें नहीं होंगी यहाँ एसटी की, इसलिए याद रखना इसका। और विकासनगर, सहसपुर, धर्मपुर, रायपुर, राजपुर और राजपुर रोड है, एक है राजपुर। उसके बाद मसूरी, डोईवाला, ऋषिकेश, देहरादून कैंट। तो ये कुछ यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, इनमें से राजपुर रोड की जो सीट है वो क्या है, एससी कैटेगरी की। इतिहास की बात करें इसकी तो थोड़ा सा, यह सहणपाल के बोध गया शिलालेख में देहरादून का समाध लक्ष्य मिला है। श्री सॉरी शिलालेख के अनुसार समाध लक्ष्य शिखर खस देश के राजा अशोक देव का उल्लेख है इसमें। खलीलुल्लाह खान के नेतृत्व में मुगल आक्रमण यहाँ पर 1654 में हुआ था। ये पूछा सकता है आपको, इतिहास का थोड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ये, कि मुगल आक्रमण, देहरादून में मुगल आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो 1654 में हुआ था। अब यहाँ से आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, बताओ 1654 के टाइम पे कौन राजा रहा होगा, मुगलों का शासक कौन रहा होगा, बताना है आपने। दूसरा प्रश्न ये है कि इसी समय 1660 के दशक में ही पुर्तगाल की राजकुमारी और ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के एक प्रिंस की शादी हुई थी। उनके नाम बताओ जरा, जल्दी बताओ। 1772 में गुज्जरों द्वारा लूट मचाई गई, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। 1783 में बुघेल सिंह नामक सिख नेता ने देहरादून पर आक्रमण किया। 1786 में रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने यहाँ आक्रमण किया। इसके बाद 1786 में गुमाल कादिर ने घाटी पर हमला किया था। उमेद सिंह नामक व्यक्ति को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त कर दिया। टाकरम शाह ने देहरादून की व्यवस्था सुधारने के लिए अपने मंत्री शिवराम सकलानी को देहरादून में नियुक्त किया। लेकिन जो वास्तविक राजा है वो कौन बना रहा, उमेद सिंह ही बना रहा। उसकी बुद्धि चातुर्य को देखते हुए प्रद्युम्न शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह से कराकर देहरादून क्षेत्र का स्थायी शासक नियुक्त कर दिया। 1803 में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखों का आक्रमण हुआ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, लिख लीजिएगा। 1803 में, आप सभी को मेरी वॉइस तो आ रही है ना, एक बार रिस्पॉन्स दीजिएगा। 1803 में अमर थापा के नेतृत्व में, ठीक है, में गोरखों ने आक्रमण किया, जिसमें उमेद सिंह ने अपने ससुर का साथ नहीं दिया, अतः गोरखों ने खुड़बुड़ापुर का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है हाँ, खुड़बुड़ापुर का युद्ध। खुड़बुड़ापुर आप अगर गए होंगे देहरादून तो आपने देखा होगा, ये घंटागढ़ से आपका ये आईएमए की जो रोड है उस पर जाने में पड़ता है। ठीक है, तो खुड़बुड़ापुर का युद्ध कब हुआ था, तो 1803 में हुआ था। कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था। और देहरादून में ही खुड़बुड़ापुर नामक स्थान पर हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ था, और प्रद्युम्न शाह इसमें मारा गया था। इंपॉर्टेंट है ये पूरा वाकया। ठीक है, इस घटनाक्रम को आप प्लीज लिख लीजिएगा। ठीक है, दून उपत्यका में गोरखों द्वारा धर्मस्व मान्यता है। बद्रीनाथ मंदिर, डोभाल वाला गांव, केदारनाथ मंदिर, प्रेमपुर और जाखन गांव, ऋषिकेश का भारत मंदिर, ऋषिकेश और तपोवन, गोरखनाथ मंदिर, जोगीवाला, गोरखपुर गांव। 1811 में बलभद्र सिंह ने आसारोड़ी, आसारोड़ी कहाँ पड़ता है ये पड़ता है आपका, जब आप
क्लेमेंट टाउन से नीचे की ओर जाते हैं सहारनपुर की तरफ को जाते हुए, तो सहारनपुर जाने से पहले ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर एरिया है, ठीक है। देहरादून और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया है आसरोली, ठीक। स्थित डाटकाली, डाटकाली मंदिर की स्थापना हेतु भूमि दान की थी, जबकि मंदिर का निर्माण पूर्व में गोरखों द्वारा ही करा दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपसे, आसरोडी कहाँ पर है, तो आसरोडी देहरादून में ही है। प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने जब अंग्रेजों से अपना राज्य वापस लेने की शर्त पर 22 जून 1811 को अंग्रेज कैप्टन हरसे को देहरादून क्षेत्र का मात्र 3005 रुपए में बेच दिया था। ये भी घटनाक्रम इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैप्टन हरसे ने देहरादून क्षेत्र जो है वो किससे लिया था, सुदर्शन शाह से लिया। लिख लीजिएगा आप, कैप्टन हरसे, अंग्रेज कैप्टन हरसे ने 22 जून 1811 के दिन 22 जून 1811 के दिन सुदर्शन शाह से देहरादून 3005 रुपए में प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद कालसी नामक स्थान जो कि यमुना और टोंस के मध्य स्थित है, यहाँ पर क्या है, अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त होते हैं। ये तो मैंने आपको जब अशोक पढ़ाया था तब भी लिखवाया ही था, है ना। 1867 में देहरादून नगरपालिका का सृजन हुआ है और 1817 में मेरठ मंडल के अधीन जिला बना, ठीक है। कि ये देहरादून का अधिकतम क्षेत्र जो है वो, सॉरी अधिकतम क्या कहेगी, पूरा क्षेत्र जो है देहरादून का, वो किसको दे दिया गया था, अंग्रेजों को दे दिया गया था। तो अब ये अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेजों ने मंडल मेरठ के अंदर, या कहें कि मंडल कमिश्नरी मेरठ के अंदर देहरादून को शामिल कर लिया था। टिहरी जो राज्य था वो तो अभी भी सुदर्शन शाह के पास ही था, ठीक है, या कहें कि एक देशी रियासत ही थी। जिले के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो देखिए कालसी है, ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको मैं, इनमें आप पढ़ लीजिए खुद ही। कालसी, अशोक आश्रम, सहिया, ठीक है। इसके बाद विकास नगर, इसका पुराना नाम चौहड़पुर है। ये विकास नगर थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा आप लोग। विकास नगर, इसका पुराना नाम क्या है, चौहड़पुर। मसूरी, ठीक है, मंसूरी लिखिए। फिर आपका है मसूरी, जो है पहाड़ों की रानी के नाम से आप जानते ही हैं इसको, फेमस है काफी। मसूरी के बारे में पूरा ही पढ़ लेते चलिए। मसूरी का नामकरण मंसूर नामक पौधे की अधिकता के कारण से हुआ है, लिख लीजिएगा इसको, हाँ। मंसूर नामक पौधे की अधिकता के कारण इसका नामकरण हुआ है, लिख लीजिएगा। मसूरी का नाम मंसूर नामक पौधे की अधिकता के कारण पड़ा है, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता के नामकरण की भांति यहाँ के नामकरण में भी वैसी ही कोई घटना घटित हुई हो। जैसे कि एक दंत कथा के अनुसार कलकत्ता में अंग्रेज ने स्थानीय निवासी का नाम पूछने पर उसे स्थानीय व्यक्ति ने सोचा कि यह वृक्ष कब काटा गया, तो उसने जवाब दिया कि कोल काटा, कल काटा, है ना। तो कल काटा, ऐसा मतलब ऐसा मानना है, ठीक है, कि जब अंग्रेज पूछता है एक स्थानीय व्यक्ति से कि इस वृक्ष को कब काटा, इस पेड़ को कब काटा, तो स्थानीय व्यक्ति बोलता है कि कल काटा, तो उसका नाम कलकत्ता ही लिख दिया उसने, ठीक है। ऐसी मनगढ़ंत कहानी है, अब इसमें सच्चाई कितनी है हम कुछ नहीं कह सकते। कलकत्ता का नामकरण माँ काली के नाम पर भी पड़ा हुआ है। तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है किसको, मसूरी को, ठीक है। मसूरी को बसाने का श्रेय कैप्टन यंग को जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। मसूरी शहर किसके द्वारा बसाया गया है, कैप्टन यंग द्वारा बसाया गया है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1823 में शोर के साथ मिलकर मसूरी में शिकार हेतु प्रथम मकान बनाया था। कैप्टन यंग का नाम याद रखिएगा आप मसूरी के लिए। 1827 में कंपनी ने लंढौर में ब्रिटिश छावनी स्थापित की थी, इंपॉर्टेंट नहीं है। 27 में ही कर्नल ह्यूज ने द पार्क को स्थापित किया था, इंपॉर्टेंट नहीं है। 1800, मैं इंपॉर्टेंट नहीं है बोल रहा हूँ का मतलब कि आपको बिल्कुल एकदम एग्जाम के पॉइंट से नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है। 1830 में हेनरी बोहल
कि ओल्ड ब्रुअरी नामक बियर फैक्ट्री को बसाया था, नहीं है इंपॉर्टेंट। फिर है जॉन मैकिनन ने प्रथम स्कूल मसूरी सेमिनरी की स्थापना की थी। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, मसूरी में पहला स्कूल कब स्थापित किया गया? 1835 में। किसके द्वारा? जॉन मैकिनन के द्वारा। ठीक है, और नाम क्या था? मसूरी सेमिनरी। जॉन मैकिनन सेना से सेवानिवृत्त हुए एक शिक्षक थे। वही शख्स है जिन्होंने उत्तराखंड में समाचार पत्र की नींव डाली। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा इसको कि जॉन मैकिनन द्वारा ही उत्तराखंड में समाचार पत्र की नींव डाली गई थी, जब द हिल्स 1842 में द हिल्स नाम से एक समाचार पत्र निकाला गया। लिख लीजिएगा द हिल्स। ठीक है, 1842 मैकिनन द्वारा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो घटनाक्रम हुआ होता है तो नोट कर लेना चाहिए, सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसी कुछ चीज। 1833 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपना सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया। 1842 में मसूरी नगरपालिका का गठन हुआ। मसूरी पुस्तकालय समिति का गठन 1843 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष मिस्टर वेंसीटॉट को बनाया गया। 1826 में सैनिटोरियम खोला गया। ठीक है, एक सैनिटोरियम तो मैं भोपाली पढ़ा था, एक सैनिटोरियम ये भी है आपका। ठीक है, 1826 में ही मसूरी में बना प्रथम मकान मलीमार था, जिसे कौशल जंग ने बनाया था। और 1909 क्या आया था? 1909 में बताओ, ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या था 1909 का? माल्य मिंटो सुधार आया था ना। प्रथम बार बिजली की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। टॉप टिप्पा 1919, है ना? क्या आया था 1919 में? बताओ, बताओ जल्दी बताओ। 1909 में तो माल्य मिंटो सुधार आया था। 1919 में क्या आया था? जल्दी बताओ, बोलो। वेरी गुड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आप लोग रिकॉल नहीं करते ना, जल्दी जल्दी रिकॉल करना चाहिए आपने। कभी भी कुछ चीज पढ़ते हो तो भाई उससे संबंधित कोई अगर पुराना पढ़ा हुआ कोई नॉलेज है तो उसको रिकॉल कर लिया करो ना, सीधे एग्जाम में ही करोगे रिकॉल। यहाँ पर 1919 में तोप रखी गई थी, अतः इसका नाम तोप टिब्बा यानी गन हिल है। तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि तोप टिब्बा कहाँ पर है? तो मसूरी में है। और क्यों है? क्योंकि तोप रखी गई है यहाँ पर। एवरेस्ट पार्क, जॉर्ज एवरेस्ट ब्रिटिश सेना के आर्टिलरी सेना के अधिकारी थे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। मसूरी के अन्य स्थलों में कंपनी गार्डन, ये पूछा जाता है कई बार, है। कंपनी गार्डन कहाँ है? कैमल्स बैक रोड, लंडौर, भद्रराज मंदिर, म्युनिसिपल गार्डन आदि हैं। मसूरी में कैंपटी फॉल, जो कि टिहरी क्षेत्र में पड़ता है, भट्टा फॉल, झड़ी पानी और मौसी फॉल आदि हैं। कैंपटी फॉल तो इम्पोर्टेंट ही है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। इसके बाद मौसी फॉल, ज्वालाजी मंदिर देख लीजिएगा, मसूरी में है। ठीक है, ज्वालाजी मंदिर याद कर लीजिएगा। बिनोग हिल में स्थित माँ दुर्गा को समर्पित यह मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में ही प्रसिद्ध है, जैसे पूर्णागिरि है। मान्यता यह है कि इस स्थल पर माता सती की जीभ गिरी थी। मैंने बताया था ना कल आप लोगों को, जब नैनीताल पढ़ा रहा था मैं, तो ये बताया था कि जैसे नैनीताल में माता रानी की बाईं आंख गिरी तो उसका नाम नैनीताल रख दिया गया, है ना। ऐसे ही ज्वालजा में जीभ गिरी थी इनकी, तो इसको ज्वालाजी कहा गया। ठीक, पूर्णागिरि में क्या गिरी थी? नाभि गिरी थी, है ना। तो वहां पर नाभि की पूजा होती है माता की। ऐसे 108 शक्तिपीठ है। तो ज्वालाजी मंदिर कहाँ है? मसूरी में है, याद रखना है। चक्राता बहुत खास इंपोर्टेंट तो नहीं है चक्राता, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो प्रचलित कथा के अनुसार जौनसार भाबर की चक्राता छावनी में, जहां वर्तमान में पोलो ग्राउंड, किसी भी एक झील हुआ करती थी, चकोरों का एक समूह इसके पानी से प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया करता था, इसीलिए यहाँ के लोग इसे चकोर घाट और अब चक्राता कहने लगे। ठीक है, चक्राता छावनी की स्थापना 1866 में की गई, किंतु सेना 1869 में कर्नल ह्यूम के अधीन 55वीं रेजिमेंट के रूप में आई थी। बस ये इंपॉर्टेंट इसमें हो जाएगा कि चक्राता छावनी है यहाँ पर, और यहाँ पर पहली जो रेजिमेंट होगी इसके अधीन आई थी, 55वीं रेजिमेंट कर्नल ह्यूम के अधीन आई थी। ठीक है, फिर टाइगर फॉल कहाँ पर है?
देहरादून के अंदर आता है। तो टाइगर फॉल 50 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने को कैराव पछाड़ नाम भी से भी जाना जाता है। कैराव पछाड़ के नाम से भी जाना जाता है टाइगर फॉल को। चक्राता का ये प्रमुख स्थल है। ठीक है, याद रखना इसको आपने कि टाइगर फॉल कहाँ है पूछा जाएगा तो जिला देहरादून और जगह चक्राता। लाखा मंडल तो सुना ही है आपने। ठीक है, पांडव कालीन लाक्षागृह होने की मान्यता वाला क्षेत्र अनेक ऐतिहासिक कहानियों से जुड़ा हुआ है। तो यमुना और रिटनार नदियों के तट पर यह स्थित है। इसे मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, लाखा मंडल कहाँ है, पहला प्रश्न यही बन जाता है आपका। तो कहाँ पर है, फिर वही की देहरादून के अंदर पड़ता है। और जहाँ स्थित लाखेश्वर मंदिर शिव मंदिर में 5वीं सदी का एक अभिलेख उल्लेखित प्राप्त हुआ है, जो संभवतः यादव राजकुमारी का रहा होगा। रामताल गार्डन देख लीजिए। महासू मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, महासू देव की पूजा कौन करते हैं, जौनसारी करते हैं, बहुत फेमस है ये। ठीक, लिख लीजिएगा, जौनसार में महासू देव की पूजा की जाती है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। जौनसार में जो जौनसारी होते हैं, ठीक है, वो महासू देव की पूजा करते हैं। देखिए, यह हनोल गांव चकराता में स्थित है। इसके बाद महासू देवता का मंदिर जो है उसका नाम देखिए। महासू एक नहीं 4 देवताओं के नाम है। ठीक है, महासू जो है वो एक देवता नहीं है, 4 देवताओं के नाम है। वो 4 देवता कौन कौन है देखो। सेकुडिया वीर, कफला वीर, गुडारू या कैलाथ वीर और कैलू वीर। ठीक है, 4 मिलकर के महासुदेव बनते हैं। महासु शब्द महादेव का अपभ्रंश भी माना जाता है। यहाँ 19वीं सदी में मिश्रित स्थापत्य शैली में बना महासु मंदिर है। महासु मंदिर की जो स्थापना है वो किस में हुई है, शैली में, मिश्रित स्थापत्य शैली में हुई है। उत्तराखंड का ये 5वां धाम कहा जाता है। तो ऐसे कितने धाम, 5वें धाम कहे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपने जब अल्मोड़ा पढ़ा था तो जागेश्वर को भी 5वां धाम कहा जा रहा था, है ना। तो इस पर विश्वास ना करें आप। बस ये याद रखें कि महासू देव की मंदिर को, महासू की पूजा कौन करते हैं, जौनसारी करते हैं। ठीक है, टपकेसर महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट है, देहरादून में पड़ता है। ठीक, तमसा नदी के तट पर ये स्थित है। यहाँ पर एक नदी है तमसा नदी। आप में से कोई गया है इस मंदिर में, कोई गया है। अभी कुछ ही दिन पहले शिवरात्रि गई, तो शिवरात्रि के दिन यहाँ पर भयंकर मेला लगता है। मैं जब देहरादून था तो 3 बार 3 शिवरात्रि मैंने वहाँ देखी थी, तो तीनों में गया था मैं यहाँ पर। इतना बड़ा मेला लगता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह 9 बजे पहुंचने के बाद भी शाम को 4 बजे नंबर आया था। ठीक है, तो काफी मान्यता है इस मंदिर की। और ऐसा माना जाता है कि ये मतलब बढ़िया मंदिर बना हुआ है, और जो शिवलिंग है उसके ऊपर पानी अपने आप ही टपकता है। उसका कोई अभी तक स्रोत नहीं मिला है, पानी कहाँ से आता है। दूसरा ये भी मान्यता है कि इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर सांप आता है अपने आप कहीं से। हालांकि देखने को तो नहीं मिल पाया हमको, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो तमसा नदी के तट पर ये स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कौन सी नदी, तमसा नदी। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी। तमसा नदी के तट पर, हाँ, तमसा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, देहरादून की काफी सारी बातें मैं आपको बिल्कुल जीवंत तरीके से बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वहां रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कि जो हम जहाँ रहे होते हैं वहां की चीजें हमको बिल्कुल दृष्टांत रूप से याद रहती हैं, है ना। इस स्थल पर द्रोण गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक, माना जाता है कि बालक अश्वत्थामा को भूख लगने पर द्रोण से जिद करने लगा, कि तब भगवान शिव ने प्रकट होकर के शिवलिंग पर दूध गिराकर उसकी इच्छा पूर्ति की थी। तब से ही टपकेश्वर महादेव के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा में गंधक का पानी है ऐसे बोला जाता है। और वहां पर भी काफी क्या बोलते हैं, मान्यता है कि जिनके चर्म रोग होते हैं, मतलब कि जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, वो दूर हो जाती है। ग्रीष्मकालीन पर्यटन का प्रमुख केंद्र, जो कि वाल्दी नदी पर स्थित है। नदी का नाम याद रखिएगा, वाल्दी नदी। ठीक है, ये छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन ये बड़ा टेंशन देती है एग्जाम में अगर आ जाए तो। आपने भी अगर कभी एग्जाम दिया तो फील किया होगा इस चीज को, है ना। तो टपकेश्वर महादेव डैश तमसा नदी, सहस्त्रधारा डैश वाल्दी नदी।
ये सहस्त्रधारा झील नहीं है, टिहरी वाली नहीं जो कल पड़ी थी हमने, है ना। ये सहस्त्रधारा है कि आपका देहरादून में जो है, यहाँ पर गंधक युक्त कुंड है पूरा, ठीक है। और यहाँ द्रोणाचार्य की गुफा भी स्थित है। गुरु रामराय दरबार, ये आपका बिल्कुल मेन जो रेलवे का एरिया है वहां पर पड़ता है ऑलमोस्ट। तो देखिए, सिखों के सातवें धर्मगुरु 1676 में देहरादून आए थे, मैंने बताया था अभी आपको, और यही उन्होंने डेरा डाला था। गुरु रामराय, गुरु रामराय सिखों के सातवें धर्मगुरु थे, है ना। और 1676 में देहरादून आए थे, यहीं पे इन्होंने डेरा डाल दिया। अब जहां पर इन्होंने डेरा डाला उसका नाम धामू वाला था, ठीक है। इसमें प्रविष्टि के 3 गेट थे, और इसमें से 2 झंडा साहिब की तरफ से, एक विपरीत दिशा में दक्षिणी गेट। झंडा साहिब का जो मेला लगता है वो भी झंडा मेला जिसे बोलते हैं, वो कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स में, हाँ। तो झंडा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। गढ़वाल के नरेश फतेह शाह ने इन्हें खुड़बुड़ा के 3 गांव दान में दिए। कौन कौन से गांव? राजपुर, पंडितवाड़ी और धामुवाला। यह दरबार मुख्य रूप से उदासीन संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ झंडा जी का मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसे झंडा साहिब कहा जाता है। इसके प्रथम महंत ओद दास थे, अभी देवेंद्र दास जी हैं अभी वर्तमान में। बता दें, यहाँ पर महंत बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गढ़वाली ब्राह्मण को ही है, ठीक है। फिर है आपका खंगला स्मारक, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ा आपने? गुरु रामराय दरबार पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं खंगला स्मारक। तो देहरादून के नाला पानी, नाला पानी नाम सुना होगा आपने, के समीप खंगला पहाड़ी पर महज 600 गोरखा सैनिकों ने 10,000 की तादाद वाली अंग्रेज सेना फौज को नाकों चने चबा दिए थे, ठीक है। मतलब कि इस स्थान पर क्या है, एक युद्ध हुआ था भयंकर, जिसमें गोरखों ने अंग्रेजों को हरा दिया था, और इस युद्ध को नाला पानी का युद्ध कहा जाता है। इसमें गोरखा फौज का नेतृत्व बलभद्र सिंह और अंग्रेज का नेतृत्व जनरल किल्सपी द्वारा किया गया था। क्लेमेंट टाउन नाम सुना ही होगा आपने, यहाँ पर एक बौद्ध टेम्पल भी है, और ग्राफिकरा भी यहीं पर है, ठीक। 1936 में फादर क्लीमेंट द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसलिए इसको क्लेमेंट टाउन कहा जाता है। 1948 में यहाँ नेशनल वॉर एकेडमी की स्थापना की गई। 1950 में नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की गई। 1954 में खड़गवासला पुणे स्थापित कर दिया गया इसको, ठीक है ना, इसको नेशनल डिफेंस एकेडमी को, जो कि 1950 में यहाँ स्थापित की गई थी, उसका 54 में इसको पुणे लेके गए। 1965 में यहाँ देश का चौथा बौद्ध स्तूप स्थापित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बौद्ध स्तूप, ठीक है, बौद्ध टेम्पल कहाँ पर है? क्लेमेंट टाउन में, ठीक है। आप में से काफी लोग गए होंगे या सुना तो होगा ही कम से कम। फिर है मालसी हिरन पार्क। ये हिरन पार्क कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है देहरादून से मसूरी जाते हुए रास्ते में ना, तो राजपुर के ऊपर पड़ता है, क्या बोलते हैं इसको हम, कुछ नाम बोलते हैं, कुठाल गेट, ठीक है, एक एरिया है वहां पड़ता है। तो मालसी मसूरी रोड में जाते हुए ये पार्क पड़ता है, देहरादून जू के नाम से जाना जाता है। कुछ है नहीं हालांकि विशेष यहाँ पर, एक इन्होंने वो रखा हुआ है, तेंदुआ रखा हुआ है, और कुछ वहां पर बतख मिल जाएंगे आपको, बस हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। लच्छीवाला, लच्छीवाला देहरादून सॉरी हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर पड़ता है, और ये एक पिकनिक स्थल है, ठीक है। और वैसे कुछ खास है नहीं, यहाँ पर अंदर जाएंगे तब थोड़ा सा आपको बस एक गार्डन टाइप का मिल जाएगा, थोड़ा सा जैसे काफी ग्रीनरी वगैरह कोई वगैरह है यहाँ पर, जंगल टाइप का थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके ही निकट एक लक्ष्मण सिद्धपीठ भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, लच्छी वाले में आपका एक लक्ष्मण सिद्धपीठ है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा। ऋषि दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में से ये एक है, 84 सिद्धपीठों में से एक है। देहरादून में इसके अलावा धनियावाला में कालू सिद्ध, पौंधा में मांडू सिद्ध, और शिमला बाईपास के निकट बड़ोवाला नाम में माणक सिद्ध है। राज्य सरकार द्वारा यहाँ एक बटरफ्लाई पार्क भी बनाया जा रहा है। चंद्रबनी, चंद्रबनी देहरादून में आईएसबीटी के निकट स्थित है। यहाँ पर चंद्रेश्वर महादेव,
बाबा बालक नाथ मंदिर व माँ गंगा का मंदिर स्थित है। और इसके अलावा 3 कुंडों के रूप में गौतम कुंड भी यहाँ पर स्थित है। डांट काली, ठीक है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, आसारोडी से आगे पड़ता है ये, ठीक है। और ये मेन बॉर्डर है इसका उत्तर प्रदेश और देहरादून के बीच, ठीक है। यहाँ पर पहले मंदिर पड़ता है, थोड़ा सा आगे आगे छोटी सी गुफा है, बहुत छोटी सी। और गुफा का मतलब कि टनल टाइप का समझ लो उसको आप। तो 13 जून 1804 में गोरखा सेनापति बलभद्र थापा ने इसे स्थापित किया गया था। 1921 से लगातार दिव्य ज्योति जल रही है यहाँ पर। यह आसारोडी के निकट स्थित है। यहाँ अक्टूबर 2018 में डबल लेन सुरंग, जैसे विश्वरैया टनल नाम दिया गया था, बनाई गई है, ठीक है। तो ये तो पहले से ही थी 2018 में, तो अभी बात कर रहे हैं ये, है ना। तो हो सकता है कि थोड़ी सी और उसको रेनोवेट किया गया हो, बट ये टनल पहले से ही थी, ओके। तो डबल लेन सुरंग, जिसे विश्वरैया टनल कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। विश्वेश्वरैया टनल कहाँ बनाई गई है, तो नोट कर लीजिएगा, विश्वेश्वरैया टनल 2018 में देहरादून के आसारोडी, देहरादून के आसारोडी डाट काली मंदिर के निकट, डाट काली के निकट बनाई गई, ठीक है। देखो आ गया ना, 200 साल पहले भी यहाँ एक सुरंग बनाई गई थी, ठीक है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर केदारपुरम में मोथेरावाला रोड पर स्थित है, जिसे पशुपति धाम के नाम से भी जाना जाता है। धौलेश्वर मंदिर, प्रकाशेश्वर मंदिर, रोवर्स केव और गुच्चू पानी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। गुच्चू पानी ये एक गुफा टाइप की है, और वहीं से पानी बहता है, उसमें चलना होता है आपको, थोड़ा सा होता है, ज्यादा नहीं है। लगभग होगा ये आपका 300 मीटर तक का, ठीक है। 300 मीटर की गुफा के अंदर से पानी आ रहा होता है, वहां आपको चलना होता है, और बाद में वो गुफा खुलती है, ओपन है, और वहां ऊपर झरना दिखाई देगा आपको, ऐसा कुछ यहाँ पर, ठीक है। अनारवाला गांव के पास तमसा नदी में स्थित क्षेत्र, जो पहले डाकुओं के छिपने का अड्डा माना जाता था, ठीक है। तो इसको हम गुच्चू पानी के नाम से आते हैं, और ग्रीष्मकालीन पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। संतला देवी मंदिर, ये भी अच्छा मंदिर है, काफी मान्यता है इसकी भी, है ना। काफी इंटीरियर इलाके में है देहरादून के ये। गढ़ी कैंट से आगे ये जो गुच्चू पानी पड़ा आपने, और इससे पहले आपने टपकेश्वर महादेव पड़ा, वो भी गढ़ी कैंट के आगे ही पड़ता है। ये सब एक ही रोड में है, ठीक है। और सबसे अंत में इसमें संतला देवी मंदिर पड़ता है। पंजाबी वाला से होते हुए यहाँ पहुंचा जा सकता है। गोरखों द्वारा स्थापित मुगल कालीन इतिहास की इससे कथा जुड़ी हुई है, ठीक है। संतला देवी मंदिर ऐसा। गुच्चू पानी, टपकेश्वर महादेव, ये तो नाम जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। आसच बैराज, यह बैराज हिमाचल सीमा पर यमुना और आसन नदी पर बना हुआ है, नोट कर लीजिएगा। यमुना और आसन नदी पर कौन सा बैराज है, आसन बैराज। ऋषिकेश, ऋषिकेश के मंदिर देख लीजिए आप लोग। भरत मंदिर, शिवानंद मंदिर, लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी घाट इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण झूला, राम झूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो याद करने ही होते हैं। इसके बाद कैलाश निकेतन मंदिर और काली कमली माला वाला पंचायती क्षेत्र, ठीक है। इसको, जो काली कमली वाला पंचायत मंदिर है, इसको मुनि की रेती भी कहा था। मुनि की रेती मैंने कल पढ़ाया था आपको, शायद अगर आपको याद हो तो, है ना। और भरत मंदिर के संबंध में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है मेरे को कि 1398 में तैमूर द्वारा इसको नष्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद जिले की प्रमुख नदियां देख लेते हैं हम, देखिएगा। रिस्पना, जिसका पुराना नाम क्या है, ऋषिपर्णा था। देखिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आप उससे नोट्स बना सकते हैं। अभी मैं आपको समय दूंगा भी 5 मिनट का, तो उस बीच करिएगा ये काम आप, ठीक है। पहला नदी का नाम क्या है, रिस्पना, ठीक है? ऋषिपर्णा नदी भी इसको पहले कहा जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका। रिस्पना पुल है, देहरादून पे पड़ता है, देहरादून के एंट्री के टाइम पड़ जाता है ये आपका। सुसवा नदी, इसके बाद कारगी के निकट ओगलवाला के जल चश्मे से निकलती है। रिस्पना एवं बिंदाल इसकी सहायक नदी है, इसकी सुषमा नदी, ठीक है।
अब ये भी जानना है कि चश्मा क्या है, मतलब, है ना। पानी का चश्मा ऐसी जगह को बोलते हैं जहां जमीन में बनी दरार या छेद से के भीतर से कुछ निकल रहा हो। सोंग नदी इंपॉर्टेंट है, सुरकंडा से निकलती है सोंग नदी। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, सोंग नदी पूछा गया है। और आसन नदी, तमसा नदी, ये बताया भी, तमसा नदी के किनारे कैसा, बताओ जरा, बताओ। टपकेश्वर महादेव था ना। ठीक है। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट, देखो गुच्चू पानी में दृश्य स्वरूप में आती है ये। ठीक है ना, तमसा नदी जो है वो मूल रूप से बंदरपुर से निकलती है, गुच्चू पानी में आपको ये दिखाई देती है। और यही पानी जो आपका फिर टपकेश्वर महादेव जा रहा है। देहरादून में स्थित जलप्रपात कौन कौन से, देखो मालदेवता जलप्रपात, मासी जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, भट्टा फॉल, झड़ी पानी और शिखर फॉल। जिले की प्रमुख प्रमुख विद्युत परियोजनाएं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे, ये कीसो बांध परियोजना पूछी गई है, लिख लीजिएगा। कीसो बांध परियोजना किस पर है, टोंस नदी पर, लिख लीजिए। कीसो बांध परियोजना टोंस नदी पर 600 मेगावाट, लिखिए। कीसो बांध कीसो बांध परियोजना टोंस नदी पर 600 मेगावाट। ठीक है। खोदारी परियोजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्या पता पूछते इस बार तो इंपॉर्टेंट हो जाए, फिर कर लीजिएगा। ढकरानी, देखो कीसो बांध तो पूछा गया आपसे, हाँ। ढालीपुर परियोजना, छिरबो परियोजना आदि। ठीक है, तो ये भी टोंस नदी पर ही है। कौन सी, छिबरो। फिर आपका जिले की प्रमुख गुफाएं, तो गुफाओं में पहला तो गुच्चू पानी बता दिया था आपको मैंने। दूसरा आपका टपकेश्वर की गुफा भी है। ठीक है। तीसरा आपका है कार्तिकेय गुफा जो लाखा मंडल के निकट यमुना और ऋषिगंगा के तट पर है। देखिए जिले के मेले कौन कौन से हैं, इनमें से जो पूछा जाने वाला मेला है वो झंडा मेला है, टपकेश्वर मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ शिवरात्रि दिन लगता है। ठीक है, टपकेश्वर मेला सिर्फ शिवरात्रि दिन ही लगता है। बिस्सू मेला चक्राता का फेमस मेला है, इस पर लिख लीजिएगा। बिस्सू मेला कहाँ लगता है, चक्राता में लगता है, बैसाख माह में। ठीक है, बैसाख माह के प्रथम दिन आयोजित होता है, बैसाख माह के प्रथम दिन आयोजित होता है बिस्सू मेला। कहाँ, चक्राता में। शहीद वीर केसरी मेला चक्राता में लगता है। हत्तालिका मेला, राजपुर नेचर फेस्टिवल, पांचोई लोकोत्सव, लाकोत्सव। ठीक है, जौनसार में दशहरे से 4 दिन पूर्व आयोजित होता है, क्या, पांचोई लाकोत्सव। ठीक है, पांचोई लाकोत्सव इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। दशहरे से 4 दिन पूर्व जौनसार में। इसके बाद कुछ विविध तथ्य है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वही तथ्य जो पढ़ा चुका हूँ, उनको थोड़ा सा और ब्रीफ करके इन्होंने यहाँ डाल दिया इसको, कुछ खास नहीं है। फिर है छबरा छरबा आंदोलन क्या है। विकासनगर तहसील के छरबा गांव में कोका कोला प्लांट के विरोध में शुरू हुआ ये आंदोलन। ठीक है, छरबा आंदोलन कहलाता है। 17 अप्रैल 2013 में ये स्टार्ट हुआ था आंदोलन। 18 अप्रैल 2013 से तत्कालीन रोमीराम जायसवाल के नेतृत्व में शुरू हुआ। देख लीजिएगा, रोमी राव रोमीराम जायसवाल के नेतृत्व में ये शुरू हुआ है। इस आंदोलन में पर्यावरण प्रेमी सुरेश भाई, वंदना शिवा, राधा बहन और अन्ना हजारे ने भी नेतृत्व किया है। और इसी वजह से कोका कोला जो है वो यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ है। इस आंदोलन पर प्रवीण कुमार भट्ट ने एक पुस्तक लिखी है, कोका कोला और कोका कोला हार गया। और कोका कोला हार गया किसकी पुस्तक है, लिख लीजिएगा, प्रवीण कुमार भट्ट। लिखिए, और कोका कोला हार गया पुस्तक प्रवीण कुमार भट्ट को अंडरलाइन कीजिएगा। प्रवीण कुमार भट्ट द्वारा छबरा आंदोलन पर लिखी गई है। फिर है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, ये तो उत्तराखंड ही नहीं, ये तो भारत के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। ठीक है, FRI बोलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है,
पहले इसका नाम देखो 1884 में इसका नाम क्या था, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल था। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो कांग्रेस की स्थापना होने के एक वर्ष पहले इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था। ठीक, स्थापना इसकी 1864 में की गई थी। ओके, स्थापना कब हुई इसकी, 1864 में। और इसी के साथ 1878 में 1878 में देश का प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून में बनाया गया। देश का प्रथम वन महाविद्यालय कहाँ, देहरादून में। ठीक है, लिख लीजिएगा, 1878 में देश का पहला वन महाविद्यालय देहरादून में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके वर्तमान क्षेत्र का प्राचीन नाम चांदबाग। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ठीक है, इतने काफी है इसमें। 1991 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। ये 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। इंडियन मिलिट्री अकादमी, IMA, ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में स्थापित की गई। ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में स्थापित की गई। IMA तो बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोगों को पता ही है। ये पड़ता है आपका प्रेमनगर के पास। ठीक है ना। वाडिया संस्थान, वाडिया संस्थान लिख लीजिएगा, देहरादून में है, इतना याद रखो, बहुत है। हिमालय भूविज्ञान संस्थान के नाम से। ठीक है, हिमालय भूविज्ञान संस्थान के नाम से। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ है, मसूरी में। ये तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा, कुछ नया नहीं है इसमें, है ना। लिख लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। ये भी उत्तराखंड ही नहीं, ये भारत के अ, सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पर क्या होता है, IAS की ट्रेनिंग कराई जाती है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में। जिले के अन्य संस्थान देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ड्रिलिंग टैंक इंस्टीट्यूट, ONGC, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, है ना, सर्वे बोलते हैं, ठीक है इसको। इसका उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद, बाड़िया संस्थान, इक्फाई विश्वविद्यालय, हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, उत्तरांचल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय और हेमंती नंदन बहुगुणा मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय, इतने सारे विश्वविद्यालय हैं। जिले के प्रमुख व्यक्ति देखिए आप, राजा महेंद्र प्रताप, ये मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, हाँ जो इंपोर्टेंट होगा डिस्कस कर दूंगा। रस्किन बॉन्ड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन दिस डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो रस्किन बॉन्ड लिख लीजिएगा आप, कहाँ, मसूरी से संबंधित है ये। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था हिमाचल के कसौली में। हिमाचल के कसौली में इनका जन्म हुआ था, और 17 वर्ष की आयु में इन्होंने रूम ऑन दी रूफ, रूम ऑन दी रूफ नामक किताब लिखी थी। 1999 में इनको पद्मश्री मिला था, और 2014 में इनको पद्म भूषण मिला था। लिखिएगा, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इनकी एक किताब भी है, एक और देखिए, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। अवर ट्रीज ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, पुस्तक का नाम। टॉम अल्टर, पदम बहादुर मल्ल, वंदना शिवा पर्यावरणविद, जो अभी आपको बताया था मैंने, जो छबरा आंदोलन से संबंधित भी है। ठीक है, जॉन मैकिनन बताया था आपको मैंने अभी थोड़ी देर, इनका सबसे पहली पत्रिका आरंभ की थी, क्या है, द हिल्स नाम से। ठीक है, भूलना नहीं है। सुधीर रंजन खास्तगीर चित्रकार हैं। जनपद के प्रमुख समाचार पत्रिकाएं देखिए, द हिल्स, द हिल्स, मैसिफ सॉरी मैफिस लाइट, हिमालय क्रॉनिकल, मसूरी सीजन, द हेराल्ड वीकली, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, द हेराल्ड वीकली भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, बनवारी लाल बेदम द्वारा, द हेराल्ड वीकली,
बनवारी लाल बेदम द्वारा। मसूरी टाइम से बता दोगे आप आराम से। कॉस्मोपॉलिटन, गढ़वाली हिमालय अभय, निर्बल सेवक, ठीक है, मसूरी एडवाइजर, एडवर्टाइजर और युगवाणी। तो युगवाणी भगवती प्रसाद पांथरी द्वारा, और अभय स्वामी विचारानंद द्वारा, ठीक है। निर्बल सेवक राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट देहरादून। काफी लंबा हमारा एक क्लास हो गया देहरादून का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हमने आज बॉडी गढ़वाल पढ़ना है, तो 5 मिनट, लगभग 7-8 मिनट का आपको मैं ब्रेक दे रहा हूँ। आप इस बीच ये जो डॉक्यूमेंट आपको भेजा हुआ है, आपने ग्रुप में देखिए, उसको निकालिए, और जो आपने लिखा है वो तो अच्छी बात है, बाकी एक बार ऊपर ही ऊपर उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ये सर ने थोड़ा डिस्कस नहीं किया तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। करिए फिर जल्दी।